जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों का हमारे अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। अब टेंस को पहले समझते हैं, टेंस है क्या। अब जैसे टेंस का मतलब हम लोग यही जानते हैं, टेंस का मतलब होता है समय या काल। अब कहेंगे कि हम तो काल तो पढ़े हुए हैं, अब ये समय कहाँ से आ गया। तो समय वह है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो काल, जैसे अब काल, पहले हम काल समझते हैं। अब काल का मतलब हमें यहाँ ये होता है, जैसे हो गया भूतकाल, भूतकाल और वर्तमान काल। तीन काल होते हैं, भूत, वर्तमान, भूत, भविष्य। अब हमको यहाँ ये देखना है कि जब ये तीन काल होते हैं, इन कालों में, अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट टेंस तो हो गया हमारा, वर्तमान तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा वर्तमान है। अब लेकिन अगर वर्तमान में है तो वर्तमान में भी हम लोग जैसे अब जानते हैं कि चार टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब यहां जैसे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब जो होता है, इंडेफिनिट का जो मतलब होता है वो होता है अनिश्चित, अनिश्चितकालीन होता है, अनिश्चितकालीन होता है। मतलब ऐसा काम जो ना तो पूरा हो सके ना तो वह हो रहा हो, ऐसा काम हम कर सकते हैं। अब कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो मतलब निरंतर लगातार जो कार्य हो रहा हो उसे कंटिन्यूअस मतलब कहते हैं ना कि भैया कोई काम कर रहे हैं, हाँ कंटिन्यू करते रहो, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू लगे रहो। तो ये चीज़ होता है। तो इसी को कहते हैं हम समय, इसी को कहते हैं किसको, जैसे ये इंडेफिनिट हो गया और कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, ये सब क्या है, हमारे समय है, समय टाइम ये बताते हैं कि कौन से समय में हम लोग हैं। मतलब अब जैसे इससे तो ये पता चल गया, अब प्रेजेंट से क्या पता चला, प्रेजेंट टेंस से हमें ये पता चला कि वर्तमान काल में है। अब वर्तमान काल में मैंने बताया ना कि चार समय होते हैं, एक अनिश्चित, मतलब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है चलिए अच्छा हम ये चीज़ जान लिए हैं थोड़ा। अब ये हमें ये पता चल गया कि ये चीज़ टेंस के अंतर्गत ऐसा आता है। टेंस का मतलब काल भी होता है और समय भी हम कह सकते हैं। और हमने ये पता किया कि काल क्या है और हमने ये पता किया कि समय क्या है। अब जैसे अब काल, अब जैसे समय तीनों में रहेगा, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब क्या करेंगे हम लोग कि समय का मान, जैसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वैसे ही फ्यूचर का भी होगा। मतलब इन सभी कालों का भी समय, मतलब हम यह कह सकते हैं भैया कि जैसे इन सब में भी, जैसे इसको मान सकते हैं कि एक पिता के रूप में, अब इसके चार बच्चे होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे अब यहाँ हम आपको देखिए कितना बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी जो हमारा टारगेट होगा बहुत अच्छे से बताएंगे। पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं पूरा, मतलब एक ग्राफ्स के माध्यम से हम पूरा टेंस को समझ लेते हैं। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना होगा चलिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। अब जैसे हम यहाँ देख लेते हैं कि टेंस, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं कि टेंस, TENS। अब यहाँ टेंस को ध्यान देना। अब जैसे टेंस को हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है भैया, अब जैसे मैं अपने ऊपर ले लूँ तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हो गए। अब टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अब ये देखेंगे हम लोग। प्रेजेंट, सॉरी,
टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा जो होता है हम लोग का क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे ग्रैंडफादर हैं, अभी हमारा इसमें पता नहीं है। अब ये मान लीजिए हमारे पिताजी 3 भाई हैं। मान लीजिए कि हमारे पिताजी 3 भाई हैं। चलिए मान लेते हैं ये हमारे पिताजी हैं, ये बड़े पिताजी हैं, ये उनसे बड़े पिताजी हैं। तो ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि सभी के 4-4 बच्चे हैं, जो हमारे पिताजी के भी, यहाँ भी बड़े पिताजी के, सबसे बड़े पिताजी के, सभी के 4-4 बच्चे हैं। अब चलिए, अब 4-4 बच्चे कौन हैं? 4-4 बच्चे हैं, कौन हैं? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां ध्यान दीजिए, अब सेम कंडीशन इनका भी होगा, इनके भी 4 बच्चे हैं, मतलब इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सेम कंडीशन यहाँ भी होगा भैया। यहाँ देखिए एकदम, मतलब इतना आसानी से आपको समझ में आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना आसानी से ये आ सकता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, जैसे कि अब हम 4 भाई हैं मान लीजिए, अब ये मान लीजिए 4 भाई हम हैं। अब जो जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से फिर से देखते हैं टेंस ग्रैंडफादर। अब जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनके 3 बच्चे थे, ठीक, सबसे छोटे, बड़े, उनसे बड़े। तो अब क्या करते हैं, अब जो पिताजी के 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास 4 लड़के हैं। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम कंडीशन, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबके 4-4 बच्चे हैं। अब यहाँ चलिए मान लीजिए कि अब जो है इसमें से एक मैं भी हूँ, चलिए मान लेता हूँ ये मैं हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चलिए इंडेफिनिट ही मान लेते हैं ये। अब यहाँ भी शर्त है भैया, यहाँ क्या शर्त है? यहाँ भी मतलब सभी के 4-4 बच्चे हैं, यहाँ भी मतलब जितने भाई हम हैं, फिर इनके भी, मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि इन सब के भी 4-4 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 असरेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, और नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि भैया अब हमको यहाँ थोड़ा ये ध्यान देना है कि जो ये हमारा है कितना, मतलब आप समझिए कि इस प्रकार से पूरा टेंस खत्म। जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, व्हाइट बोर्ड छोटा होने के कारण हम यहाँ नहीं लिखे हैं, और लिख भी सकते हैं इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, ये लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं, जगह है उतना पर्याप्त। तो लेकिन आपको बस ये समझना है कि यहाँ इंडेफिनिट, इसका भी इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब हम सब में वो चीज़ पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट पास्ट का भी पढ़ेंगे, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो पहले हम ये प्रक्रिया पूरा ये वाला टेंस खत्म करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरफ से चलेंगे।
मतलब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर इसलिए ये बता दिया है ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से समझ में आ जाए। फिर से एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। मैंने क्या किया कि ये मान लीजिए हमारे ग्रैंडफादर हैं। हमारे ग्रैंडफादर को फादर के 3 बच्चे हैं। ये पिताजी, बड़े पिताजी, उनसे बड़े पिताजी, सबसे बड़े पिताजी। अब क्या है, मेरे पिताजी के 4 बच्चे, ठीक है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेम उनसे जो बड़े पिताजी हैं उनके भी 4 बच्चे, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये सेम कंडीशन। अब यहाँ अभी ये समझ लीजिए ये मैं हूँ, मेरे भी 4 बच्चे हैं। कौन? असरेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव। अब यहाँ ये ध्यान देना, फिर इनके भी होंगे, जो मेरे भाई हैं इनके भी होंगे 4 बच्चे, सेम यही असरेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, फिर इनके भी होंगे, फिर इनके भी होंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होगा, इनके साथ भी लागू होगा। इनके जो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का भी 4 होंगे, इनके भी जो 4 बच्चे हैं सबके 4-4 बच्चे होंगे, इनके भी 4 बच्चे होंगे, इनके भी 4 बच्चे होंगे। तो अब ये समझिए हमारा यहाँ पर जो पूरा ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा टेंस खत्म है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है, यहाँ पर तक हमारा टेंस खत्म है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे हम लोग को ये समझना होगा कि हम अब आगे टेंस, अब इसके बारे में पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या, प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं, प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे, उसका पहचान क्या है। फिर इसके बाद टेंस पास्ट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब हम धीरे धीरे मतलब क्लास 10th के लेवल पर चीज़ों को देखेंगे। फिर इसके बाद फ्रेज देखेंगे, पैसेज देखेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये टेंस का स्ट्रक्चर है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, जहाँ भी कोई दिक्कत हो कमेंट में आप कर सकते हैं कि हम वहाँ फिर से बताएंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर जो था ये अभी मतलब ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस पे। अब प्रेजेंट टेंस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर ये समझ लीजिए कि एक परिवार के रूप में, हम परिवार के रूप में ऐसे बताए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे परिवार के रूप में ये बताएं, ग्रैंडफादर है हमारे, मतलब उनके 3 बच्चे हैं, ये पिताजी, बड़े पिताजी, उनसे बड़े पिताजी, सबके 4-4 बच्चे हैं, डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इनके भी 4 बच्चे हैं, इनके भी 4 बच्चे हैं। अब इनके जैसे पिताजी के 4 बच्चे हैं, उनमें से मैं एक हूँ, तो मेरे भी 4 बच्चे हैं। फिर इनके भी 4 बच्चे होंगे, इनके भी 4 बच्चे होंगे, इनके भी 4 बच्चे होंगे। सेम कंडीशन यहाँ लगेगा, इनके भी 4 बच्चे ये होंगे, इनका भी यही नाम होगा, इनका भी यही नाम होगा, इनका भी यही नाम होगा, सेम सबका यही नाम होगा, असोसिएटिव। अब यहाँ पर क्या है कि एक हमारा जैसे फैमिली मेंबर के हिसाब से हम टेंस को मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस को देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या, प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे। और प्रेजेंट एक चीज और इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होता है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है भैया जानते हैं, वो ये होता है कि टेंस में होता क्या है। जैसे एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हमारा इंग्लिश में हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है और भी इसमें जोड़ सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी जोड़ सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी मतलब अभी इसमें जैसे एक प्रकार से हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जैसे हम एक प्रकार से ये कह दिए हैं कि इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर है। इंग्लिश का, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब होगा। इसको हम कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे राम आम खाता है। अब यहाँ जैसे ये तो राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राम इट्स
द मैंगो। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ देखते हैं पहले कि मतलब सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब जो पूरे वाक्य में काम करे वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो पूरे वाक्य में काम करे या जो वर्ब के ऊपर काम करे। वर्ब के ऊपर कौन काम कर रहा है? वर्ब क्या है? पहले वर्ब एक चीज ध्यान दे लीजिए, जैसे जिस शब्द में ना लास्ट में आए वह वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, रहना, सोना, धोना, मारना, काटना, दौड़ना, टहलना, कहना, बोलना, सुनना, दौड़ना आदि हम कह सकते हैं। उसको हम कहते हैं वर्ब होता है। उसको हम धीरे धीरे पहचान लेंगे, मतलब सीख लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ये टारगेट बना के चले कि जो हमें अगर नहीं आता है हम उसको सीख लेंगे। ठीक, एक चीज और, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ जैसे राम, राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये पूरे वाक्य में काम कर रहा है। राम क्या करता है? खाता। खाता मतलब, अब ये खाता मतलब क्या? ये हमारा वर्ब हो गया। अब इससे पूछेंगे, इससे अगर हम वर्ब से पूछेंगे कि क्या खाता है, क्या खाता है। अब हम पहले तो हम सब्जेक्ट से पूछे कि इसमें क्रिया मतलब हो क्या रहा है। सब्जेक्ट से पूछे राम, अब इसमें क्या क्रिया हो रही है। राम से पूछे क्या क्रिया हो रही है। राम कह रहा है भैया आम खा रहे हैं, तो चलो ठीक है। अब राम का खा मतलब खाते हैं, राम कह रहा है खाते हैं। अब इससे पूछते हैं क्या खाते हैं, ये कह रहा है आम खाते हैं। इनसे पूछे ए आयन, वर्ब आयन, ध्यान दा। अब इनसे जब पूछा तो ए आ जाए, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया? अब ये राम हो गए, ये वर्ब हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो हम क्या कहते हैं भैया, जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये तो हिंदी में होता है। क्या होता है? हिंदी में होता है। जैसे राम आम खाता है, राम का पहले हम इनसे पूछते हैं कि अरे भैया क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खाते हैं, खाते हैं। इनको छोड़ दिए हम, चलो जाओ तुम। हमारे भैया क्या खा रहे हो, तब कहा तुम भैया आम खाता ही। समझ रहे हैं हमारी बात? तो मतलब आप इनसे पहले पूछे जो मतलब पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा मतलब सब्जेक्ट जो पूरे वाक्य में काम कर रहा हो, तो काम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि क्या खा रहे हैं, तभी बता रहे हैं कि हम आम खा रहे हैं। ये तो हमारा अब हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में पहले का है, सॉरी यहाँ थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, राम इट्स द मैंगो, राम इट्स द मैंगो। अब ठीक है, ठीक है भैया, राम ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोनो परेशानी नहीं है। चलो ठीक है। अब ई जो है, ई वर्ब कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वर्ब का 5 रूप होता है, जिसको हम आगे बताएंगे। ये वर्ब का 5वां रूप है, इसको हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। अब ये जो है क्या है? इट मतलब खाते हैं, वही हम कह रहे थे ना। यहाँ देखिए, यहाँ राम सब्जेक्ट हो गए। अब आम जो है, आम तो बाद में आ गया, मैंगो लास्ट में चला गया। मैंगो जो है इस फार्मूले के हिसाब से लास्ट में आ गया। और वही हम आपको फार्मूला बताए थे ना कि ये जो है हमारे इंग्लिश का है और ये हिंदी का फार्मूला जो है, स्ट्रक्चर जो बनता है, यही स्ट्रक्चर बनता है। ये हिंदी में बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तब वर्ब बनता है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट तो वही रहता है, इनका हेर फेर हो जाता है। समझ रहे हैं हमारी बतिया? तो क्या हुआ? ई हो गया वर्ब और ई हो गया यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ अब ई तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव कौन होता है, ऑब्जेक्टिव कौन होता है, और वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के मतलब, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, उसमें वर्ब उसके स्थान, हाँ निगेटिव होगा या तो इंट्रागेटिव होगा तब वहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम लोग उसको आगे देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये चीजें हो गई बेसिक जो चीजें थी, हमने सोचा कि थोड़ा जानकारी इस चीज के बारे में बताना बहुत अति आवश्यक था, नहीं तो पता चला हम सीधा स्ट्रक्चर पर जाते, आपको समझ में नहीं आता, वो कहते हो हम फो कर दिए। तो ये हमारा ये खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं टेंस के ऊपर। पहला जो हम अभी बता रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। तो वैसे आज हम लोग यहीं अपनी क्लास समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद कल से हम लोग पूरा हिसाब से देखेंगे। और जय हिंद, जय भारत।